कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज, एक बड़े से बड़े पुल से लेकर एक छोटी सी कुर्सी तक, आखिर टिकी कैसे रहती है? इसका राज छिपा है एक ऐसी दुनिया में जो हमें दिखाई नहीं देती, एक अंदरूनी जंग में जहां ताकतें एक दूसरे से लगातार टकराती रहती हैं। तो आइए आज इसी अंदरूनी दुनिया में झांक कर देखते हैं। ये सवाल अक्सर जहन में आता है ना, कि आखिर एक अकेला पतला सा दिखने वाला केबल पूरे के पूरे पुल का वजन कैसे उठा लेता है? कहाँ से आती है इसमें इतनी जबरदस्त ताकत? तो इसका जवाब केबल की बनावट में उतना नहीं है जितना उसके अंदर चल रही अदृश्य शक्तियों को समझने में है। असल में ये सारा खेल सिर्फ दो चीजों का है, जिन्हें इंजीनियरिंग की भाषा में हम कहते हैं तनाव और विकृति। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। सोचिए, जब भी किसी चीज पर बाहर से कोई फोर्स, कोई बल लगाया जाता है, मान लीजिए उसे खींचा जाता है या दबाया जाता है, तो उसके अंदर, बिल्कुल अंदर क्या चल रहा होता है? ये कुछ न्यूटन के तीसरे नियम जैसा ही है कि हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। मतलब जब किसी चीज को खींचा या दबाया जाता है तो वो चीज भी अंदर से ठीक उतनी ही ताकत से उसका विरोध करती है। और यही अंदरूनी विरोध, यही रेजिस्टेंस पूरी कहानी का हीरो है। तो इस अंदरूनी जंग के, जैसा हमने कहा, दो मेन प्लेयर्स हैं। एक है तनाव, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, और दूसरा है विकृति यानी स्ट्रेन। और मजे की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये हमेशा एक साथ, एक टीम की तरह काम करते हैं। पहले बात करते हैं तनाव की, जिसे हम ग्रीक अक्षर सिग्मा से दिखाते हैं। तनाव असल में उस चीज का अंदरूनी काउंटर अटैक है। ये वो ताकत है जिससे उस चीज के मॉलिक्यूल्स बाहरी फोर्स का विरोध कर रहे होते हैं कि भाई हम नहीं हिलेंगे अपनी जगह से। और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स यानी P डिवाइडेड बाय एरिया यानी A। मतलब ये कि अगर उसी फोर्स को ज्यादा बड़े एरिया में फैला दिया जाए तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारी बैग की पट्टी चौड़ी बनाई जाती है ताकि कंधे पर दबाव यानी स्ट्रेस कम पड़े। अच्छा, अब आते हैं तनाव के पार्टनर पर, विकृति, जिसे हम एप्सिलॉन से दिखाते हैं। देखिए, अगर तनाव अंदर की लड़ाई है तो विकृति उसका बाहर दिखने वाला नतीजा है। वो खिंचाव या वो दबाव जो हमें अपनी आंखों से दिखता है। सीधे शब्दों में विकृति ये बताती है कि फोर्स लगने पर किसी चीज का शेप कितना बदला। इसे नापने का तरीका भी सीधा है। लंबाई में जितना बदलाव हुआ यानी डेल्टा L, उसे उसकी असली लंबाई यानी L से डिवाइड कर दो। और क्योंकि ये एक रेशो है, एक अनुपात है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये बस एक नंबर है जो बताता है कि कोई चीज अपनी असली लंबाई के मुकाबले कितनी खिंच गई या दब गई। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। तनाव हमेशा एक जैसा नहीं होता। फोर्स किस एंगल से, किस दिशा से लग रहा है, इससे जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। चलिए देखते हैं कि ये फोर्स कैसे अलग अलग तरह के तनाव पैदा करते हैं। तो मोटे तौर पर तनाव दो तरह का होता है। पहला है नॉर्मल स्ट्रेस। ये तब होता है जब फोर्स किसी सतह पर बिल्कुल सीधा, परपेंडिकुलर लगता है, जैसे किसी चीज को खींचना या दबाना। इससे उसकी लंबाई बदलती है। और दूसरा है शियर स्ट्रेस। ये तब होता है जब फोर्स सतह के पैरेलल यानी समानांतर लगता है। सबसे बढ़िया उदाहरण है कैंची से कागज काटना। इसमें लंबाई नहीं बदलती, शेप बदलता है। ऐसा लगता है जैसे चीज की एक लेयर दूसरी पर फिसल रही हो। अब देखिए, असल दुनिया में कोई भी चीज अकेली काम नहीं करती। खासतौर पर इंजीनियरिंग में मजबूत स्ट्रक्चर बनाने के लिए अक्सर कई हिस्सों को एक साथ जोड़ा जाता है। और इस लोड को संभालने के लिए इन्हें जोड़ने के दो खास तरीके हैं। पहला तरीका है सीरीज में जोड़ना, यानी एक के बाद एक। इसे एक चेन की तरह समझिए। यहाँ क्या होता है कि हर एक हिस्से पर, हर छड़ पर लोड बराबर पड़ता है, लेकिन जो कुल खिंचाव होता है वो सभी हिस्सों के खिंचाव को जोड़कर बनता है। और बिल्कुल एक चेन की तरह ये पूरा सिस्टम उतना ही मजबूत होता है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। और दूसरा तरीका है पैरेलल में जोड़ना, यानी साथ साथ। ये एक टीम की तरह है। यहाँ पर हर हिस्से में खिंचाव या बदलाव बराबर होता है। पर सबसे कमाल की बात यह है कि जो टोटल लोड है वो सभी हिस्सों में बंट जाता है। सब मिलकर बोझ उठाते हैं और इसी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो इसे याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, सीरीज में लोड सेम, खिंचाव ऐड होता है,
पैरेलल में खिंचाव सेम, लोड डिवाइड होता है। बस ये छोटा सा नियम इंजीनियरिंग डिजाइन में बहुत बहुत जरूरी है। पर कहानी सिर्फ बाहर से लगने वाले वजन पर ही खत्म नहीं होती। और भी चीजें हैं जो असर डालती हैं, जैसे तापमान का बदलना या फिर अचानक से लगने वाले झटके। ये चीजें स्ट्रेस और स्ट्रेन की कहानी को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प बना देती हैं। चलिए पहले गर्मी की बात करते हैं। थर्मल स्ट्रेस यानी गर्मी से पैदा होने वाला तनाव तभी पैदा होता है जब दो शर्तें पूरी हों। पहली, टेम्परेचर में बदलाव हो, और दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि उस चीज के फैलने या सिकुड़ने के रास्ते में कोई रुकावट हो। अगर उसे फैलने या सिकुड़ने की पूरी आज़ादी है तो भाई कोई स्ट्रेस पैदा ही नहीं होगा। और होता क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो चीज़ फैलना चाहती है, लेकिन रुकावट की वजह से वो दबने लगती है, जिससे उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा होता है। और जब टेम्परेचर गिरता है तो वो सिकुड़ना चाहती है, पर रुकावट उसे खींच कर रखती है, जिससे टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होता है। रेलवे की पटरियों के बीच जो गैप छोड़ा जाता है ना, वो इसी थर्मल स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए होता है। अब एक और बहुत मजेदार चीज देखते हैं। मान लेते हैं कि एक वजन को किसी चीज पर बहुत आराम से धीरे से रखा जाता है और उससे उस चीज में 1 मिलीमीटर का बदलाव आता है। इसे कहते हैं स्टैटिक लोड। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर उसी वजन को आराम से रखने की बजाय थोड़ी ऊंचाई से गिरा दिया जाए तो क्या होगा? क्या तब भी बदलाव 1 ही मिलीमीटर होगा? नहीं, जवाब हैरान करने वाला है। बदलाव 1 मिलीमीटर नहीं बल्कि 20 मिलीमीटर होगा, 20 गुना ज्यादा। यही है इम्पैक्ट लोड की ताकत। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इम्पैक्ट लोड में फोर्स बहुत कम समय के लिए लेकिन बहुत ज्यादा लगता है। एक तरह का शॉक होता है वो। और इसीलिए इंजीनियरिंग डिजाइन में स्टैटिक लोड के साथ साथ इन अचानक लगने वाले झटकों का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। तो हमने ये तो देख लिया कि चीजें अंदर से कैसे ये लड़ाई लड़ती हैं, पर हर चीज की एक हद होती है, एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर तब क्या होता है जब स्ट्रेस जीत जाता है, जब कोई चीज अपनी आखिरी सीमा तक पहुंच जाती है। ये सवाल हमें इंजीनियरिंग के एक बिल्कुल नए और फैसिनेटिंग चैप्टर की तरफ ले जाता है, मटीरियल फेलियर का विज्ञान।